नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए हैं। वहीं एक टीएमसी सांसद का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मीडिया को 2 पैसे का बताया है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए हैं, ऐसे में तो ममता बनर्जी की जो बौखलाहट है वो और ज्यादा बढ़ गई होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि ममता बनर्जी असहिष्णुता का दूसरा नाम है। देखिए, ये जो अध्यक्ष जी वहाँ गए हैं, जेपी नड्डा साहब, वो हर महीने, आप ये समझ लीजिए, आज जिस तरीके से उनका एयरपोर्ट पे स्वागत हुआ, जिस तरीके से लोग आए और जिस तरीके से बीजेपी के संगठन में ऊर्जा का संचार हो रहा है, इसी पर्पस से ही बीजेपी ने एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी पे इन लोगों ने काम किया कि जिसमें हर 15 दिन पे आइदर जेपी नड्डा और अमित शाह ये बंगाल आते रहेंगे। आज जेपी नड्डा साहब 2 दिन के लिए गए हैं, 15 दिन के बाद अमित शाह वहाँ पहुँचेंगे। तो ये लगातार एक एक्सरसाइज है और जब वो जाते हैं तो मीडिया कवरेज सारा कुछ उनको मिलता भी है। और आज उन्होंने क्या बात कही, उन्होंने आज कहा कि भाई ममता बनर्जी का टाइम पूरा हो गया, अब ममता बनर्जी को जाने से कोई नहीं रोक सकता। और उन्होंने जो ताज़ा मुद्दा होता है, अब देखिए किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, जो खास करके तब जब बंगाल में आप सत्ता को चैलेंज कर रहे हो, पिछले 2 दिन से मसला बहुत गरमाया हुआ था कि किस तरीके से एक बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। पुलिस से के खिलाफ बीजेपी जो है वहाँ पे एफआईआर कराने की बात कर रही है। और मज़ेदार बात यह है कि सोशल मीडिया पे वेस्ट बंगाल की पुलिस भी जवाब दे रही कि भाई हमने तो कभी कोई शॉटगन का इस्तेमाल नहीं किया, हम तो आंसू गैस भी नहीं छोड़े, हम तो बिल्कुल भोले भाले पुलिस वाले हैं, हमने तो कोई गलत काम नहीं किया। और इसका जवाबी कार्रवाई जो बीजेपी कर रही है वो तमाम वीडियोस को सोशल मीडिया में डाल रही है, जिसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि बंगाल की पुलिस तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है। और जिस तरीके से बॉम्ब चल रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ पे गोलियां चल रही है, उसके बीच अब आप देखिए कि ये सिचुएशन अपने आप में बताता है कि किस तरीके से ये हो रहा है। और मुझे तो आश्चर्य है कि बहुत सारे लोग जो अपने आप को कॉमेडियन कहते हैं, उसका वो मजाक उड़ा रहे हैं। अगर यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी की रैली हो, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हों, आंसू गैस छोड़ के गोले दाग दिए जाए, गोलियां चल जाए, शॉटगन से फायरिंग हो जाए, किसी की मौत हो जाए, ये मसला जो है योगी जी के खिलाफ पहुंच गया होता है यूएन। वो वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लिख रहे होते कि हिंदू फासिस्ट फोर्सेस। लेकिन बंगाल में जो हो रहा है वो फासिज्म ही नहीं, इस प्रारूप में, इस तरीके से वहाँ पे बंगाल की पुलिस के नाक के नीचे एक सही तरीके से फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक मसला बन रहा है। और चूंकि लगातार अब तक तो जैसा कि जेपी नड्डा ने कहा कि 130 कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है टीएमसी के गुंडों के द्वारा, तो ये अपने आप में बता रहा है कि कितना बड़ा एक वहाँ पे चैलेंजर बनकर के बीजेपी वहाँ उभर रही है। और लगातार जिस तरह से हमला किया जा रहा है ममता बनर्जी के ऊपर, तो ममता बनर्जी तो बौखलाई हुई है। ममता बनर्जी का एक वीडियो आजकल वहाँ के सोशल मीडिया में चल रहा है, जिसमें वो बोल रही है कि भाई हमसे हिसाब क्यों मांग रहे हो। वो जो तूफान के बारे में और जो सेंट्रल से जो पैसा वहाँ पे गया है उसका हिसाब मांगा जा रहा है, तो वो बिल्कुल ही नाराज़ हो रही है। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे यही मालूम चल रहा है कि जो अम्फान तूफान आया था, तो उसके लिए जो पैसे खर्च किए गए वो सब के सब, उसमें 40-50% जो पैसा था वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता चट कर गए। अब उसको लेकर के लोगों में नाराज़गी है। अब ये सारी चीज़ें, अब ये मुद्दे लगातार इसको उठाया जा रहा है। अब जब केंद्रीय
स्तर के लीडर वहाँ पहुँचते हैं, नेशनल लेवल के स्तर के वहाँ पे लेवल के जो लीडर्स वहाँ पहुँचते हैं, जेपी नड्डा, अमित शाह, या अभी और भी पूरी लिस्ट तैयार हो रही है कि कौन कौन लोग बंगाल में जाकर के ये करेंगे। तो ये ममता बनर्जी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ऑलरेडी वो परेशान चल रही हैं, अपने घर के अंदर जो गृह युद्ध चल रहा है। तो ये दिस इज़ अ वेरी बैड टाइम फॉर ममता बनर्जी। लेकिन मनीषी, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, एक तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट होती है आए दिन, तो दूसरी तरफ वो अपनी गलती मानने की बजाय ये कहती हैं कि बीजेपी खुद ही ये सब करवाती है और उसके बाद हमारी पार्टी का दुष्प्रचार करती है, हम तो विकास के काम करते हैं, हम तो ऐसा कुछ करते ही नहीं। ये बहुत ही इनसेंसिटिव बयान है जी। ये ठीक वैसा ही बयान है, आप इसको समझ लीजिए कि जब पुलवामा में अटैक हुआ था, यही इसी तरह के जो लिलीपुटियन कम सोच वाले, जिनके पास न कोई विजन है, ये बौने किस्म के लीडर्स, इन लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया था कि मोदी चुनाव जीतने के लिए पुलवामा में खुद ही अटैक करवा दिया था। ये सबूत मांग रहा था ये केजरीवाल। ऐसी भाषा कांग्रेस पार्टी के लीडर्स बोल रहे थे, यही बात राहुल गांधी कह रहे थे दबी हुई जुबान से। तो बहुत सारे लोग इस तरह की भाषा को पसंद नहीं करते हैं कि लोग, माने आप चुनाव जीतने के लिए आप इस तरह का आरोप लगा देंगे कि हम अपने ही लोगों की हत्या करवा दें, और वो हत्या करवा जाने के बाद वो बीजेपी के लोग बीजेपी में ही रहेंगे। ये किस तरह की भाषा है? अगर ये दलील अगर मान लिया जाए कि भाई ममता बनर्जी ये बात बोल रही है, तो ममता बनर्जी जिस समय सीपीएम को, वाम मोर्चा को चैलेंज कर रही थी, और जिस समय ममता बनर्जी के सिर पे लाठियां पड़ती थी, जब भी रैलियां होती थी, ये वामपंथी लोग ये बकायदा माथा फोड़ा करते थे उसका। कई सारे टीएमसी के लीडर्स, ग्राउंड वर्कर्स की हत्या की गई। उस समय तो आप कहते थे भाई कि वामपंथियों ने मरवा दिया। तो क्या ममता बनर्जी अपने ही कार्यकर्ताओं की हत्या उस समय करवा रही थी सत्ता में आने के लिए? ये अजीबोगरीब बातें, ये बातें लोगों को पचती नहीं है। और जो लोग वहां पे, बंगाल के लोग इस चीज को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि किस तरह से टीएमसी की गुंडागर्दी जो है बंगाल के अंदर एक पाप बनकर के, इसको कह सकते हैं कि एक अभिशाप बनकर के उभरा है। ये बहुत ही सॉफ्ट सोसाइटी हुआ करता था, पहले वामपंथियों ने बर्बाद किया, अब उसके बाद ममता बनर्जी ने पूरा का पूरा वहाँ का कल्चर और वहाँ की राजनीति, वहाँ का पूरा का सिस्टम ही उन लोगों ने बदल दिया है। और एक बहुत ही, इसको कह सकते हैं कि आप बंगाल के अंदर सरकार के खिलाफ न कुछ बोल सकते हैं, न लिख सकते हैं, और एकदम जिसको कह सकते हैं कि ब्रेजन तरीके से खुल्लम खुल्ला टीएमसी की गुंडागर्दी वहाँ चल रही है। तो ये बातें बंगाल के लोग जानते हैं। और ऐसे में ममता बनर्जी अगर ये आरोप लगाती है कि भाई बीजेपी के लोग खुद ही अपने कार्यकर्ताओं की हत्या करवाते हैं और सिंपैथी के लिए ये काम करते हैं, तो ये इस पे कोई यकीन करने वाला नहीं है। ये बेकार की बातें हैं। जो सलाहकार ममता बनर्जी को ये सब बातें कहने के लिए कह रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि ये बाकायदा मिसफायर कर जाएगा ये अटैक जी। और मनीष जी, जिस तरीके से टीएमसी की बदजुबानी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, टीएमसी सांसद जो है महुआ मोइत्रा, उन्होंने भी कहा है, मीडिया को उन्होंने 2 पैसों का बताया जिसको लेकर उनकी जमकर आलोचना हो रही है, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी माफ़ी मांगने से मना कर दिया। देखिए, महुआ मोइत्रा का केस बड़ा ही अजीबोगरीब है। ये लोग ममता बनर्जी की पीछे पीछे, जो उसको कह सकते हैं ना कि हम लोग में हिंदू में कहा जाता है कि भाई गाय की पूंछ पकड़ के बैतरनी पार कर जाना, तो ये ममता बनर्जी के आंचल को पकड़ के ये लोग बहुत सारे नए नए लीडर जो है वो बंगाल में बन गए हैं। ये महुआ मोइत्रा बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म की लीडर है। ये जब विदेश से हिंदुस्तान आई तो कांग्रेस ज्वाइन किया था, बीजेपी में भी इन्होंने हाथ पैर चलाया, वहाँ दाल नहीं गली, आखिरकार वो टीएमसी में आ गई। अच्छा बोलती हैं लेकिन बेफिजूल की बातें करती हैं। जी, जगदीप धनखड़ को भी उन्होंने सड़ा हुआ सेब कहा था। वो बहुत ही, उसको कह सकते हैं, उनको बदजुबानी करने में वो मास्टर है। और मीडिया वालों से उनकी क्या लड़ाई है ये समझ में ना। तो सुधीर चौधरी के खिलाफ भी लड़ रही हैं, कोर्ट केस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। किस लिए कर दिया? वो इसलिए कर दिया कि पार्लियामेंट के अंदर अचानक से इनकी दिव्य चक्षु जो है ना वो खुल गई, और उन्होंने कहा कि भाई जो मोदी सरकार है वो फासिज्म लेकर के आ गई है, और कुछ 13-14 पॉइंट लेकर के
आई थी और भाषण दी थी, और काफ़ी ये लेफ्ट लिबरल कबाल वाले बोले थे बहुत बढ़िया भाषण है कि जो साइंस ऑफ फासिज्म, कि किसी भी देश में अगर इस तरह के साइन मिलने लग जाए जी, तो वो समझ लो कि भाई वह फासिज्म आ गया। और उसको लेकर के सुधीर चौधरी ने डीएनए में बता दिया था कि कोई कौन से जगह से वो उसको चोरी की गई है, कहाँ से प्लेगरिज्म है, ब्ला ब्ला जो चीज़ था। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में ये कहा था कि भाई मैं उस जगह से, मैं उस पर मैंने भी एक स्टोरी की थी, मैं उसका लिंक निकाल करके आपको दूंगा, आप उस देखिएगा उसको, क्योंकि वो जो उन्होंने साइन ऑफ फासिज्म जो बताया था तो उसमें बहुत सारे 20 के आसपास साइंस है, ये कुछ 11-12 साइंस बताई थी। तो मैंने ये नहीं स्टोरी की थी कि भाई उन्होंने क्या क्या साइन बताया, हमने ये स्टोरी किया था कि क्या क्या साइन इन्होंने छोड़ दिया है। और ये सारे साइन जो उन्होंने छोड़ दिए थे वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में है। यू गॉट इट? कि ये सारे साइन, सिंबलिज्म जिसको कहते हैं कि भाई फासिज्म के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, कि अगर उस जगह पे ऐसा हो तो आप समझ लो कि फासिज्म आ गया है। और उस फासिज्म की जिंदा जीती जागती मिसाल ये महुआ मोइत्रा है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि फासिज्म का सबसे बड़ा जो चिन्ह है वो है फ्री स्पीच के ऊपर पाबंदी लगाना। आपकी हिम्मत, आपकी मजाल कैसे हो गई कि आप किसी पत्रकार को, किसी भी मीडिया के, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आप 2 टके का पत्रकार आप उसको कैसे कह सकते हैं? ये फासिज्म नहीं तो क्या है? आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। अकेले कभी चुनाव लड़े तब बात समझ में आ जाएगा कि भाई आटे दाल का रेट क्या चल रहा है बाजार के अंदर। ममता बनर्जी के आंचल को पकड़ करके पार्लियामेंट में पहुंच जाना ये कोई नेतागिरी नहीं है। और टीएमसी के जो लोग हैं वो खुद ही कह रहे हैं इसके लिए कि मतलब वो अपने आप को हाईली क्वालिफाइड बताती हैं, लेकिन जो इस तरीके का उन्होंने बयान दिया है ये स्वीकार्य नहीं है। खुद ही टीएमसी ये देखिए, ये दरअसल ये बेकार की बातों को करके, कंट्रोवर्सी क्रिएट करके ये हाईलाइट होना चाहती है जी। महुआ मोइत्रा का कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं है, कोई मास लीडर नहीं है, लेकिन आप पत्रकारों से लड़के, आप कोई कंट्रोवर्शियल बयान दे करके आपने तो कह दिया। तो साइन ऑफ फासिज्म क्या है? साइन ऑफ फासिज्म यह है कि जब जादवपुर का कोई प्रोफेसर सरकार के खिलाफ कोई एक व्हाट्सएप पोस्ट कर देता है, फेसबुक पे कोई पोस्ट डाल देता है, तो उसको आप जेल में डाल देते हैं। और असहिष्णुता के खिलाफ जो है, और मैं आपको एक बात और बताऊं कि यह मसला इसलिए भी महुआ मोइत्रा का मैं उठा रहा हूं इस चीज को, कि बहुत ज्यादा ही इनको बहुत मिर्ची लगती है जब भी ये कोई चीज माने हिंदू या हिंदुत्व से जुड़ा हुआ कोई चीज देखती है। जैसे अभी संसद भवन के केस में भी ऐसा हुआ। हाँ, संसद भवन के केस में अब मोदी जी आज नए संसद भवन का शिलान्यास करने वाले हैं। वहां भूमि पूजन होना है, तो भूमि पूजन होना है तो ये पूजन शब्द से इतना इसको प्रॉब्लम है कि इसने जो है बवाल मचवा दिया। और वैसे उन्होंने कहा कि मैं हिंदू विरोधी नहीं हूं। और मैं हिंदू, अरे भाई आप हिंदू, आपको कौन सर्टिफिकेट? आपको खुद ही सर्टिफिकेट भी लेती हो, खुद ही बयान भी देती हो, खुद ही सर्टिफिकेट भी लेती हो। तो पब्लिक ये सारी चीज़ें वो जानती है कि दरअसल वहाँ पे बंगाल में क्या चल रहा है। ये बातें जब कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी मीडिया से लड़ने लग जाए जी, तो आप समझिए कि स्थिति खराब है जी। जैसे इसका जीता जाता एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। कांग्रेस पार्टी को देखिए। कांग्रेस पार्टी 2014 में चुनाव हारने के बाद सारे मीडिया हाउसेस से ये लड़ लिए। इन्होंने एक नया वर्ड क्वाइन कर दिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। और किसी भी चैनल के किसी भी बहस में इन लोगों ने सब जगह से, राहुल गांधी ने कहा कि बायकॉट कर दो। बट आपके बायकॉट करने से टेलीविजन चैनल बंद हो जाएगा ऐसा तो होगा नहीं। टेलीविजन चैनल तो चल ही रहे हैं। और बहुत सारे आप देखिएगा कि बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट बनकर के आते हैं, कांग्रेसी हैं वो लोग, लेकिन चूंकि वो पार्टी के द्वारा अधिकृत नहीं है तो वो पॉलिटिकल एनालिस्ट बनकर के आते हैं और कांग्रेस की बात रखते हैं। अब आपने 2-3 चैनल को रख दिया कि भाई वहीं पे जाएंगे। एनडीटीवी वगैरह में कुछ लोग जाते थे, राजदीप सरदेसाई के कार्यक्रम में कांग्रेस के कोई स्पोक्स पर्सन वगैरह जाते थे, तो उसको देखता कोई नहीं है। तो हुआ क्या कि आपने मीडिया से लड़ाई लड़ ली। हुआ आखिर में क्या, 2019 में आपकी सारी हवाबाजी निकल गई जी। आप गोदी मीडिया चिल्लाते रहिए,
चुनाव हारते रहिएगा। तो ये एक अपने आप में, इसको आप समझ लीजिए कि एक थर्मामीटर है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी मीडिया से लड़ना स्टार्ट कर दे, आप समझ जाइए कि वो उसका डाउनफॉल जी वो आ गया है। और उनको इस बात का आभास है। वो लोग ये चाहते हैं कि भाई मीडिया जो है सिर्फ उनकी बात उनके तरीके, उनके लहजे से दिखाए, और कोई भी इसके खिलाफ अगर कुछ बोलता है तो वो उसको आप कुछ भी नाम दे दें, आप उसको दलाल मीडिया कह दें, गोदी मीडिया कह दें, आप कुछ भी कह दें। तो ये चीज़ें हैं। तो महुआ मोइत्रा तो फासिज्म की अपने आप में एक जीती जाती मिसाल है, क्योंकि वो मीडिया और आम लोगों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको स्कटल करना चाहती है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ जी। और मनीष जी, ये तो हुई महुआ मोइत्रा की बात, लेकिन जिस तरीके से जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में पहुंचे हुए हैं, तो शुभेंदु अधिकारी को लेकर तो ममता बनर्जी की धड़कनें तेज हो गई होंगी। देखिए, शुभेंदु अधिकारी का जो मसला है वो मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन के अंदर में कुछ फाइनल शेप लेगा। बताया ये जा रहा है कि साउथ कोलकाता में आज रात मुलाकात होनी है शुभेंदु अधिकारी और जेपी नड्डा की। वहाँ पे वो सारा तय होना है कि आगे की रणनीति क्या होगी। और जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने अपने और भी मित्रों के साथ, वो अकेले नहीं हैं, मैं लगातार इस बात को कहता चला आ रहा हूँ कि शुभेंदु अधिकारी और वो अधिकारी परिवार के साथ साथ टीएमसी का बहुत बड़ा एक चंक बहुत सारे इलाकों में, मिदनापुर के खास करके उस इलाकों में बहुत सारे लीडर्स उनके साथ टीएमसी को छोड़ करके वो बाहर निकलने वाले हैं। और ये एक ऐसा प्रॉब्लम आ गया है टीएमसी के सामने, ममता बनर्जी के सामने, जिसका उनके पास कोई निदान नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ निदान नहीं है क्योंकि जो जिस तरह की भाषा अपने ही कार्यकर्ता, अपने ही लीडर्स, जो लोग जा रहे हैं, जो लोग नाराज हैं, उनके खिलाफ जिस तरह की बातें टीएमसी के लीडर ममता बनर्जी के द्वारा बोली जा रही है, उससे सिचुएशन और बिगड़ता दिख रहा है। वहाँ कोई मान मनोबल का चीज़ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई जो जाना है जाओ, जिसे छोड़ना है वो छोड़ के जाओ। तो ये अच्छा संकेत नहीं है टीएमसी के लिए, क्योंकि ये जब होता ये है कि पूरा चुनाव वो माहौल के ऊपर लड़ा जाता है। अब इस तरह का माहौल वो अगर क्रिएट कर रही हैं कि भाई जिसको जाना है जाओ, जिसको जाना है जाओ, और बड़े बड़े लीडर्स अगर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं या टीएमसी को छोड़ रहे हैं, तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगी टीएमसी के लिए कि जो लीडर जो 10 साल से इंतज़ार कर रहा था कि वो टीएमसी से एमएलए का चुनाव लड़ेगा, लास्ट मोमेंट उसको टिकट नहीं मिलता है। ये सब बिल्कुल चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद ये लोग आदर इनएक्टिव हो जाएंगे या फिर एक दूसरा बवाल चालू हो जाएगा, ये लोग पार्टी जंप करेंगे, इधर से उधर करेंगे। तो ये ममता बनर्जी के लिए और भी घातक होगा। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा कि ममता बनर्जी लगातार गलती पे गलती की जा रही है। आप ये समझिए कि जब 2 फुटबॉल टीम खेलती है तो एक ऑलरेडी मान लो कि भाई वो 2 गोल करके बैठा हुआ है, तो आप क्या करोगे? आप ऑलरेडी वो टीम जीत रही है, तो आप अपना क्या मजबूत करोगे? आप अपना डिफेंस मजबूत करोगे कि ताकि आप कोई सामने वाला गोल नहीं कर सके। राजनीति में ठीक वैसे ही है, जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उनको डिफेंड करना होता है अपनी सत्ता को। चैलेंजर तो तूफान मचाएगा, उसको एन केन प्रकार गोल करना है, वो तो किसी तरह से कोशिश करेगा कि भाई अंदर जाकर के हम डिफेंस को तोड़ करके अंदर घुस के गोल कर दे। लेकिन अगर कोई टीम जो सत्ता पक्ष है वो अपने डिफेंस को ही तहस नहस करने पर जुटी हुई है, तो उस टीम को हराने से कौन बचा सकता है? तो ये हाल तृणमूल कांग्रेस का है। और ममता बनर्जी एक एक्सपीरियंस ग्राउंड से जुड़ी हुई लीडर हुआ करती थी, उनसे ये मिस्टेक कैसे हो रहा है, ये अपने आप में अपने आप में एक पहेली है कि आपके आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है और आपके पास कोई जरिया नहीं है कि उस एक्सोडस को, उस तरह का जो लोग जो भाग रहे हैं, जो भगदड़ मची हुई है, उसको आप रोक सके। तो ये जेपी नड्डा साहब का जो 2 दिनों का दौरा है वो
बीजेपी को जहां एक ऊर्जा देने वाला है, वहीं टीएमसी जो पिछले 2 दिन में कर रही है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से प्रेस से लड़ा जा रहा है, उसमें और भी ज़्यादा जो मॉरली वो डाउन चली जा रही है टीएमसी। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो ऐसा लग रहा है कि टीएमसी का हुकुम का इक्का यानी कि शुभेंदु अधिकारी ममता के हाथ से फिसलने वाला है, और इसी के साथ यही लग रहा है कि बंगाल की सत्ता से ममता बनर्जी की विदाई होने वाली है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।